गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं अभ्युदय और आप देख रहे हैं धुआंधार लगातार सीरीज सीटेट क्लासेस 2022 के सीरीज में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर के प्रतिदिन आता हूं सीटेट के अंदर में पूछे गए विगत वर्षों के अंतर्गत सभी प्रश्नों का जवाब और विस्तार व्याख्या के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपने इससे पहले 2016 का एक कुछ क्वेश्चन देखे हैं और इसी का एक दूसरा पार्ट बचा हुआ था जो मैं आज कराऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने एक कोटेशन से, न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर में जज्बा है कि मुझे ही पास करना है सीटेट, तो इस सीटेट को पास कराने के लिए ये हमारे सीरीज आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो दोस्तों, मैं समय को बिना गमाए हुए सीधे लेकर चलते हैं आपको अपने सेशन की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर हम 15 तक कर चुके हैं और उससे आगे करेंगे। तो क्वेश्चन का सेशन, इस सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन जो 15 नंबर है उसे देखते हैं और आप भी जवाब देने का कोशिश करेंगे। हमसे पहले आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन का वर्णन करने वाला सबसे बढ़िया कथन कौन सा है। यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। समावेशन का मतलब उसे अलग करके हम योग्यता के आधार पर अलग कर देंगे तो समावेशन होगा। नहीं, पहले आपको पता होना चाहिए कि समावेशन का अर्थ क्या होता है। समावेशन का मतलब होता है मिला लेना। और अब जवाब दीजिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा कहना गलत होगा। प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ तो अवश्य ही सीखते हैं। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशन का अर्थ। और नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। कुछ बच्चे को ईश्वर को विशेष उपहार कह करके उन बालकों के अंदर एक विचार उत्पन्न होगा कि हम इन सब से भिन्न है, अलग है, और यह कहीं न कहीं तो उस बालक के लिए सही नहीं हो सकता समावेशन के अर्थ में। तो यह भी कहना गलत होगा। समावेशन का अर्थ होता है मिला लेना। समावेशन शिक्षा वह शिक्षा होता है जिसमें सामान्य बालक हो या फिर विशिष्ट बालक हो, उन सभी बालकों को एक साथ एक ही छत के नीचे समान गतिविधियों के साथ पढ़ने का अधिकार है या पढ़ाने की व्यवस्था ही समावेशन कहलाता है। तो अतः क्वेश्चन नंबर 15 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समावेशन का मतलब होता है मिला लेना और इस आधार पे आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। दोस्तों, आप इस प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है, केवल इस सभी प्रश्नों को आप यदि ठीक ठीक से अगर हल कर लेंगे तो मैं आपको इतना कहता हूं कि सीटेट के अंदर बेहतर से बेहतर मार्क्स आने में कोई आपको समस्या नहीं हो सकती है। पास तो होना दूर की बात है, मैं अच्छे अंकों की बात कर रहा हूं,
110 प्लस की बात कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेके चलते हैं। कह रहा है वंचित वर्ग जो समाज में उसे सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जिसे लाभ नहीं मिल पाता है, उस वर्ग के बारे में कह रहा है कि पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि भाई वंचित वर्ग से कोई बच्चे आए हैं, अब उसे शिक्षक को उसके लिए क्या करना चाहिए? उन्हें बहुत सा लिखने का कार्य देंगे, ऐसा करना चाहिए शिक्षक को? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा तो नहीं कि उसे बहुत कार्य लिखने के लिए देते जा रहे, कुछ बिना समझाए हुए, बिना किसी क्रिया को उसके खुद को आप केवल लिखवाते जा रहे हो, बच्चे मारे जाएंगे लिख लिख कर। ऐसा ऑप्शन कदापि नहीं हो सकता है। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देते हैं, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए। भाई उसे कक्षा में अलग क्यों बैठाओगे? वंचित वर्ग से आया है इसके लिए? कदापि नहीं होगा। उस बालकों में अपने आप को हीन भावना का स्वीकार हो जाएगा। वह खुद को पहले के सामान्य बच्चे से अपने आप को अलग मानने लगेगा और जो बालक के अंदर में आंतरिक जो क्षमता है वह बिल्कुल नहीं सामने ले आ पाएगा। अतः ऑप्शन नंबर तीसरा गलत होगा। चौथा, उस पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों से के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। वंचित बच्चे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यदि उन्हें समान वातानुकूल मिल जाए तो क्या दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया कर पाने में सक्षम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वह कर सकता है। अतः उन पर ध्यान न देना कहीं न कहीं निगेटिव सेंस को दिखाता है, ऋणात्मक सोच को दिखाता है। अतः ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये वंचित वर्ग है और उस किसी भी बालक को आप बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, आप उसके सामने बेहतर शिक्षक बन के रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? पहले उस बालक के बारे में जितना अधिक से अधिक आप जानकारी इकट्ठा कर लिए रहेंगे, उतना उस बालकों को पढ़ाने में आपको सहायता होगी। और उस बालक को कक्षा में जितने भी विधि होंगे, उन गतिविधि में उन्हें शामिल करने का मौका दीजिए ताकि बच्चों में पूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अतः क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसी के साथ लेकर बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 17। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम योग्यता की पहचान करता है? अधिगम योग्यता की पहचान करता है। कौन सा ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप राइट जवाब निकालने की कोशिश करिए। अधिगम योग्यता, जो अधिगम नहीं कर सकता है, अधिगम करने में उसे कठिनाइयां हो सकती है, असक्षम अधिगम करने में वो कौन से बालक हो सकते हैं? अपमानजनक व्यवहार करने से क्या बालक अधिगम निर्योग्य हो जाएंगे? नहीं। अगर आपके चाचा अगर आपके बारे में कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब अपमान कर रहा है और उस अपमान को लेकर वह बालक पुनः एक कसम खाता है या फिर अपने आप में दृढ़ संकल्पना बना लेता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो वह सीख लेता है, अधिगम कर लेता है और वह कुछ बन भी जाता है। आप अक्सर मूवी में देखते होंगे ऐसा होता हुआ। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। बी को डी पढ़ता है और वाज को स पढ़ता है और 21 को 12 लिखता है, तो बालक अधिगम निर्योग्य इससे सिद्ध नहीं होता है।
हाँ, ये कह सकते हैं कि बालक अधिगम के कुछ पक्ष में अधिगम के कुछ कुछ पक्ष में क्या कर रहा है, समस्या का सामना कर रहा है, जिस कारण बी को डी और वाज को 100 और 21 को 12 लिखता है। तो कुछ पक्ष में है, ऐसा नहीं है कि वह अन्य पक्ष में कुछ सीख नहीं सकता है। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि यह भी नहीं होगा। अब देखिए, अगर आप अधिगम को आपको बचपन में कहा गया होगा कि या फिर अभी भी महसूस करते होंगे कि किसी भी चीजों को आप जितना गहनता के साथ, स्थिरता के साथ पढ़ेंगे, मनोयोग के साथ, मनोभाव के साथ, तो आपको वह चीज उतना ही जल्दी सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसी चीज को आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आपकी मनोदशा सही नहीं है, आपका मन एक जगह केंद्रित नहीं रहता है, बार-बार बदलता रहता है, तो इससे वह बिंदु आप नहीं सीखते हैं। तो यहाँ कह रहा था अधिगम निर्योग्यता कौन दर्शाता है, तो जो बालक मनोभाव के साथ जल्दी-जल्दी अपना मन को बदलता रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब के साथ कमेंट भी जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ चलते हैं। क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन? सीखना। भाई सीखना आप किसे कहेंगे? आपको सीखना कब माना जाएगा? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना कह रहा है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। मान के चलिए आपको सीखना है कोई भी चीज, आप ये मान के चलिए कि आपको इस वायुमंडल के बारे में सीखना है। तो इस वायुमंडल के सीखने में क्या आपका संवेग आपको वायुमंडल को सीखने से प्रभावित नहीं करता है? दूसरा ऑप्शन, संवेगों से शिक्षण संबंध संवेगों से छिन्न संबंध रखता है। क्या संवेग किसी भी चीज को सीखने के लिए आपके वायुमंडल के बारे में सीखना है तो आपका संवेग बहुत छिन्न नाम मात्र का संबंध रखेगा इस चीज को सीखने में, या फिर सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है? कह रहा है आप वायुमंडल के बारे में सीखना चाहते हैं, आपके अंदर में संवेग है, क्या सीखने का संबंध संवेगों के साथ नहीं है, वो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र है? या फिर चौथा ऑप्शन, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है? अगर आपको मैं बोलूं कि वायुमंडल के बारे में आपको सीखना है, यदि आपका संवेग अंदर की भावना अगर कहेगा कि नहीं, वायुमंडल में जो कुछ भी घटना है मैं उसको सीखना चाहता हूं, आपका संवेग उस चीज के प्रति लगाव उत्पन्न करेगा सीखने के लेकर वायुमंडल के प्रति, तो ही आप सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। तो आपके अंदर में संवेग पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। अगर संवेग उस चीज के लिए नहीं अगर अलाउ कर रहा है तो आप उस चीज को नहीं सीख सकते हैं। तो स्पष्ट है कि सीखना किससे प्रभावित होता है? संवेगों से प्रभावित होता है। अतः क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, हम सेशन का अगले नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। जरा आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस तरह से अपने आप को क्वेश्चन बैंक को पूरे कंप्लीट कर लेना है ना, कि गर्दा उड़ा देना है। को पेपर आएगा और पेपर में इस तरह से पहले की आदत से रूबरू रहेंगे कि गर्दा गर्दा उड़ा देना है। और उस गर्दा को उड़ाने के लिए पहले चाहिए मेहनत।
और मेहनत आपको मिलेगा हमारे इस YouTube वीडियो श्रृंखला सीटेट 2022 के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बस आप मनोरंजन के साथ पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 19, आपके चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि आपके कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जिसे आप पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों में अवधारणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, अवधारणा में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसको छोटे सोच से लेकर बड़े सोच में बदलना चाहते हैं। उसे कोई चाहता है बालक कि मैं पिता की तरह किसान है, मैं किसान बन के रह जाऊं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, उस बालक के अंदर में वो क्षमता है जो एक वैज्ञानिक के अंदर में क्षमता होता है। आप उसके अंदर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भरना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप उस बालक में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो भाई, पुरस्कार के लिए अगर कोई बच्चे चिंतन परिवर्तन करेगा तो वह ज्यादा समय के लिए अवधारणा का विकास नहीं होगा, कुछ क्षणिक समय के लिए होगा लेकिन लंबे समय तक का नहीं होगा। अतः पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। भाई, उसे कहेंगे कि तुम्हें खुद चिंतन करना है और उनको हतोत्साहित करेंगे, उत्साह नहीं कर रहे हैं, मनोबला को नहीं बढ़ा रहे हैं, उसकी मनोबलता को घटा रहे हैं। तो ये हतोत्साहित एक ऋणात्मक शब्द है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्याख्या 9 के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। बिल्कुल, व्याख्या अगर नहीं करेंगे तो बालक किसी भी चीज के बारे में सही से नहीं समझ पाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल इसका राइट जवाब है। क्या कह रहा है कि शिक्षक को सदैव क्या करना चाहिए कि बच्चों के सामने व्याख्या और चर्चा करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उस बालक में अवधारणा एक स्पष्ट रूप में रखी जा सकती है। जब तक बच्चे को किसी भी चीज की अवधारणा को लेकर स्पष्ट व्याख्या नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक उसके अंदर अवधारणाओं का विकास नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है स्पष्ट एवं आश्वस्त होने वाली व्याख्या होनी चाहिए। बिल्कुल वो अस्वस्थ हो जाए उस चीज से, बिल्कुल सटीक रूप में समझ जाए, तो ऑटोमेटिक है कि वह बालक किसान बनने से जरूर अपने अंदर में वैज्ञानिकता की दृष्टिकोण आ जाएगा। अतः इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 क्या कह रहा है। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में स्वक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? स्वक्रियबद्धता प्राथमिक विद्यालय में, पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये स्वक्रियबद्धता शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। स्वक्रियता का अर्थ होता है तत्पर रहना, और कक्ष में बालक गतिविधियां करता हो तो वह कहेंगे उस कक्ष में स्वक्रियबद्धता है। जिस कक्ष में बालक लगातार गतिविधियां करता रहता हो तो वह स्वक्रियबद्धता वाली कक्ष होगा। इसका अर्थ क्या है? याद करना या प्रत्यास्मरण और सुनना। याद करना गलत हो जाएगा सक्रिय में। शिक्षण का अनु शिक्षक का अनुकरण और नकल करना गलत बात हो जाएगा। जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना एवं वाद विवाद बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
सेशन का लेकर चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 21। इक्कीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। दोस्तों, आपको पकड़ना है कि सृजनशील कब होंगे, जब बच्चे क्या करेंगे। शिक्षक की डांट से बचने के लिए अगर गतिविधि कर रहा है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए अगर कोई गतिविधि कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, वह सृजनशील है। या फिर दूसरों के सामने अच्छा करने का दबाव में आकर के अपने रुचि से या पुरस्कार के लिए। कोई भी कार्य अगर आप सृजनात्मक रूप से कर रहे हैं, बिल्कुल दुनिया वालों से अलग रूप में कर रहे हैं, जो कभी हुआ ही नहीं है, आप उसके बारे में करना चाह रहे हैं, तो उस चीज के प्रति आपको रुचि होना चाहिए। जब आप कभी पीएचडी करना चाहेंगे ना, तो पीएचडी में किसी को कोई टॉपिक दिया नहीं जाता है। वहां स्वयं कोई ऐसा टॉपिक लेना होता है जिसमें रिसर्चर को रुचि रहता हो, ताकि अपने रुचि के आधार पे अपना रिसर्च कार्य को पूर्ण कर सके, एक नया आविष्कार समाज के लिए दे सके। तो सृजनशील का संबंध उसके रुचि से है। अगर रुचि रखेगा तो ही जाकर बालक रुचि रखने वाली गतिविधि सृजनशीलता को दिखाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपना रिसर्च टॉपिक जो मेरा है वह बहुत ही दमदार रख रखा हूं। और मेरा रिसर्च टॉपिक है 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों में गणित विषय के रचनात्मक शिक्षण कार्यक्रम के प्रभावों का अध्ययन करना। दोस्तों, एकदम कहता है एक जैसे, माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद मोती सा चमकाऊंगा। बस तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। दोस्तों, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए कम से कम आप इस सपना को पूरा करना है और आगे बढ़ना है। पूर्णतः मनोयोग के साथ एकदम झक्कास से लगे रहेंगे और निश्चित तरह से पाएंगे सफलता। सीटेट के पास होना नहीं है, हमें तो एक उस मुकाम तक पहुंचना है जो अपने क्षेत्र में अपने माँ बाप के नामों को रोशन करना है। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षक को किस रूप में देखा जाना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे भारत कैसे है, बहुभाषीय देश है, तो शिक्षक को इसे किस रूप में लेना चाहिए। उसे परेशान होने की जरूरत है बहुभाषा होने से, या समस्या के रूप में, या संसाधन के रूप में, या फिर बाधा के रूप में। तो बहुभाषा होना हमारी भारत के लिए विविधता को दर्शाता है। विविधता में अनेकता है हमारे भारत में। अगर बहुभाषा होगा जिस समाज में, उस समाज को संसाधन के रूप में उसे लेना चाहिए। और शिक्षक के रूप में तो विशेष तौर से संसाधन है बहुभाषीय। चूंकि इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आए रहते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं, तो एक बच्चे का ज्ञान दूसरों में और दूसरों का ज्ञान पहले में एक दूसरे की भाषा को समझता है, और इस आधार पे
बच्चे के अंदर भाषाई विकास विभिन्न तरह का हो जाता है। इसीलिए हम इसे संसाधन के रूप में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां एवं त्रुटियां बच्चों को कमजोर एवं उत्कृष्ट चिन्हित करने का अच्छे अवसर है। ये शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। अगर शिक्षार्थी आपके सामने क्या करता है, कुछ क्या कर रहा है, गलतियां एवं त्रुटियां कर रहा है, बच्चे गलती और त्रुटियां कर रहे हैं, तो उसे आप किस अंदाज में देखेंगे? उसे कमजोर घोषित करेंगे एवं उत्कृष्ट चिन्हित करेंगे? भाई ऐसा करना, रैंकिंग करना, लेवल करना, कमजोर और उत्कृष्ट ये ऋणात्मक शब्द है। और बच्चे को बारे में आपको पता हो कि कोई भी व्यक्ति जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक वह सीखेंगे नहीं, और जब गलतियां करेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चे को कमजोर घोषित कर देंगे और बहुत अच्छे करेंगे तो उत्कृष्ट, उसके लेवल को नहीं आप एस्टिमाइज कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। अगर कोई बच्चे गलती कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, तो आप उसे असफल घोषित कर दोगे? बिल्कुल नहीं। आप देखते होंगे कि कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, या फिर कोई बच्चे 10th में फेल कर जाते हैं। गलतियों के कारण कुछ ऐसे गलतियां हो गया होगा, फेल कर गया होगा, तो क्या अगले बार उसे पास होने की संभावना नहीं है, या फिर पास नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इतना ही नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम भी पहला बार जब मिसाइल बना रहे थे तो उन्होंने भी सफलताएं अनेक बार पाया है। अल्वा एडिसन बल्ब के आविष्कार से पहले उन्होंने कई बार बल्ब पे प्रयोग किया, उन्होंने कई बार असफलताएं प्राप्त की। इसका अर्थ यह नहीं कि वो असफल है। देखिए आज पूरी दुनिया जान रहा है, अतः असफल सूचक सूचक नहीं कहा जा सकता है। गलत ऑप्शन। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा कि जब गलतियां एवं त्रुटियां करते हैं तो शिक्षक को चाहिए कि वह कहाँ पे गलती कर रहा है, उसको चिंतन को समझना चाहिए और समझकर उसे उसको अवसर ऐसी प्रदान करनी चाहिए कि उस गलतियां को सुधार सके। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और आपको इतना पता होना चाहिए कि सुधार की जो प्रक्रिया का रास्ता जो है ना, सुधार की प्रक्रिया का रास्ता, उसे कोई कठोरता नहीं है, उसे असफलता नहीं है, कमजोर घोषित करना नहीं है। गलतियां एवं त्रुटियां से ही सफलता की ओर आगे बढ़ी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की क्या सहायता कर सकता है? आपके बच्चे के सामने परिस्थिति कैसा है? जटिल है। कोई लंबा सा एक सेंटेंसेस है, वाक्य है, और उसे ट्रांसलेट करना है, रूपांतरित करना है, और आप एक शिक्षक हो, तो आप उस बच्चे के अंदर में किस प्रकार सहायता करेंगे? आपस में 10 बच्चों के बीच में बैठा करके बोलेंगे कि भाई इस लंबे से वाक्य को जो पहले कर लोगे मैं उसे पुरस्कृत करूंगा, पुरस्कार दूंगा। आप बालक में आपस में क्या कर रहे हो? प्रतिस्पर्धा करा रहे हो, प्रतियोगिता करवा रहे हो। इस आधार पे प्रतियोगिता कराना ये कहीं से भी उचित नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। अब उस लंबे वाक्य को रूपांतरण करना है, बच्चे जटिल समस्या का सामना कर रहा है, उसे दिक्कतें हो रही है,
तो आप उसे कोई सहायता नहीं करेंगे? ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा ना। भाई आप खुद सोचो ना, उस समस्या का सामना कर रहा है, उसे छोड़ दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई सहायता नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत है। उस पर एक भाषण देकर आप एकदम उस वाक्य को कह रहे हैं कि भाई जैसे लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं कि राम एक छोटे से जो है सो एक सामान्य मनुष्य होकर के रावण को मार दिया। भाई या लंबा लंबा लेक्चर देने से कोई उसके सामने जटिल समस्या का समाधान नहीं होगा, अतः तीसरा नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, देखिए एक लंबे वाक्य उसको आप छोटे छोटे वाक्य में खंडित करें और फिर आप उसे अगर कहेंगे कि हल करने के लिए, रूपांतरण करने के लिए, तो वह बालक निश्चित तरह से उस समस्याओं से निदान प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 24 हो जाएगा। आपको इतना पता हो कि अगर छोटे हिस्से में कोई कार्य को बांट देते हैं ना, तो बच्चों के अंदर में तर्क और विचार करने की जो शक्तियां होती है वह जाग उठती है। तर्क एवं बच्चे बड़े बड़े मीनिंग आप देखे होंगे, बहुत अगर यदि जो है 8-10 वर्ड का है वो बच्चा याद ही नहीं करना चाहेगा। उस समय में गार्जियन या फिर आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि बेटे 2-3 लाइन्स में तोड़ करके याद करो, तो बच्चे के अंदर में फिर अच्छे विचार आता है, एक अंदर से शक्ति जग जाता है और वह निष्कर्ष निकालता है कि नहीं हमारे वो क्षमता है, मैं उसे याद कर लूंगा। चलिए, तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी के साथ लेकर चलते हैं इस सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन 25। आप जवाब देने की कोशिश करिए। 25 नंबर क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। देखिए आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों से आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। क्या अपेक्षा कर रहे हैं? कि मैं उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया हूं वह बच्चे उसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दे, उगल दे। जैसा आपने सिखाया वैसे ही आप बच्चे से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे सामने में उगल दे। ऐसा करना अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल करेगा? गलत है बिल्कुल। अगर किसी बच्चे को आप जिस रूप में दे रहे हो उसी रूप में उगलवा रहे हो, यह कहीं न कहीं तो समस्या है, घोर समस्या है। कैसे वो मैं बता रहा हूं। कोई भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कोई ज्ञान रखा जाता है, कोई कोई शिक्षण कार्य किया जाता है, तो उस चीज को सीखने में कहीं न कहीं जरूर कठिनाइयां को सामना करता है, थोड़ा ही क्यों ना हो। किसी को थोड़ा कठिनाइयां होती है, किसी को ज्यादा होती है, लेकिन कठिनाइयां होती है। उस परिस्थिति में वह व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पे हल्का सा उस जगह पे अपने विचार को परिवर्तित कर देता है, अपना विचार, अपना थॉट लाता है और फिर अपने विचार के आधार पे जो उसके अंदर से आता है वह सामने रखता है। जैसे कि आपके आप याद करें जब कक्षा 10th में थे होंगे, तो शिक्षक ने किसी चीज को मानव शरीर के बारे में बताया, पाचन कैसे होता है, और क्या आपने हूबहू वैसे ही बता दिया पाचन कैसे होता है जैसे शिक्षक ने बताया था? नहीं ना, आप उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किए होंगे ना। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन करना कहीं ना कहीं समस्यात्मक है और इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अनुभवों की व्याख्या करते हैं,
और ज्ञान को ज्यों त्यों पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता है। जो का त्यों कैसे उत्पादित कर देगा, नहीं कोई करेगा। अपना भी तो कुछ अनुभव होता है, वो भी तो लगाएगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। दोस्तों लेकर चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो उन्हें सीखने का वक्र। अब देखिए, आप क्या करेंगे, विद्यार्थी को समूह में कार्य करवाएंगे, एक समूह बना देंगे और उस समूह में बच्चों को आपस में कहेंगे चर्चा करने के लिए। बच्चों को चर्चा करने से बच्चे सीखेंगे किस रूप में, बेहतर रूप में, स्थिर रूप में, अवनत या समान। भाई तो इसका तो कोई भी आदमी जवाब दे देगा, इसका बेहतर रूप में सीखेगा। ग्रुप कार्य बहुत बेहतर सीखने के लिए करके एकदम रामबाण है। क्यों रामबाण है? क्योंकि इसमें क्या दोहरी प्रक्रिया चलता है, दो तरह की क्रियाएं होती है। एक तो सामने वाला होता है और फिर एक खुद का होता है। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो इसमें दोनों तरह से क्रियाएं होती है, दोनों तरफ की क्रिया होती है। इसीलिए ग्रुपिंग शिक्षण कार्य बहुत ही बेस्ट माना जाता है। इसे अब देखते क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करता है? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष कौन सा होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। वह कक्षा कक्ष बाल केंद्रित कक्षा कक्ष होता है जिसमें विद्यार्थियों के आवश्यकता अनुसार एवं सुविधाजनक ढंग से शिक्षण कार्य किया जाता है। बालक की क्या आवश्यकता है और उसकी सुविधा को ध्यान में रख करके बालक को गतिविधि कराया जाता है। ऐसे कक्षा कक्ष को बाल केंद्रित कक्षा कक्ष कहते हैं। शिक्षार्थियों के समूह में बांटकर शिक्षण कार्य का संचालन करना गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आप समझ गए होंगे कक्षा कक्ष बाल केंद्रित कौन सा होता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षक नोट लिखवाता है, गलत जवाब। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन, गलत जवाब। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रहे हैं, ये हो सकता है राइट जवाब। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले दंड एवं पुरस्कार, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी, भाई जैसे लड़का लड़की, लड़के को ये करने की फैसिलिटी, लड़कियों को वो करने की फैसिलिटी। लड़का ये कर सकता है, लड़कियां वो कर सकता है। एक दूसरे के अंदर में अगर अंतर दिखा रहा है, उसकी क्षमता पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो कहीं न कहीं ये आपस में रूढ़िवादिता है। और रूढ़िवादिता शब्द जहां भी दिखेगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। तो जातीय भेदभाव नहीं है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लड़कियों पर लड़के का जीव वैज्ञानिक महत्व का उजागर करना बिल्कुल गलत होगा।
लड़के और लड़कियों की भेदभाव की रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है यह क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों देखते हैं इस सेशन का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है, आप जवाब देने की कोशिश करें। आकलन, आकलन क्या है? बच्चों को लेवल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। भाई लेवल करना, किसी को आप एक नंबर के आधार पे, अंक के आधार पे कोई स्थान दे रहे हो, नामकरण कर रहे हो या फिर वर्गीकरण कर रहे हो, अलग अलग समूह में बांट रहे हो, अच्छा लड़का का समूह, बुरे लड़कों का समूह, अच्छे लड़कियों का, बुरे लड़कियों की, तो ये सब गलत है। आकलन अंकों के आधार पे कभी भी लेवल नहीं किया जा सकता, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, आपस में प्रतिस्पर्धा भी कराना आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव एवं दबाव को उत्पन्न करना कि भाई इस बार तुम्हें कम नंबर आया है, अगले बार अगर यदि तुम्हें अच्छा नंबर नहीं आया तो मैं तुम्हें पिटाई करूंगा और तुम्हें लाना ही है। ये आपस में आकलन का उद्देश्य यह नहीं होता है कि बालकों में तनाव एवं दबाव को उत्पन्न करना, यह ऋणात्मक शब्द है और कभी भी ऋणात्मक हमारे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का भाग नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 4, सीखने में सुधार का एक तरीका है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि आकलन जो है वह बालकों में सुधार करता है। जब शिक्षक अपने प्रतिदिन के कार्य में वह बच्चों को अवलोकन करते हैं, पूछते हैं प्रश्न और वह जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे कहाँ पे कठिनाई को महसूस करते हैं, और शिक्षक के अवलोकन से पता चलता है कि बच्चे इस बिंदु पे कहीं न कहीं वह समस्या का सामना करता है, तो उसको पुनः बालकों के दूसरे रूप में समझाने का कोशिश करते हैं और बालकों में समझ जाते हैं, इस आधार पे वह सीखने में उसको सुधार हो जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, देखने में कुछ समस्या है उसे, तो उसके प्रति आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए? कुछ समस्या है बच्चों को देखने के लिए तो उसके प्रति कैसा व्यवहार आप करेंगे? बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। अगर बिना उसे विशेष प्रावधान दिए हुए आप उसे नियमित विद्यालय में डाल देंगे? नहीं भाई, उसके अंदर में क्या है, कुछ न कुछ आंशिक समस्या है, तो विशेष प्रावधान अगर नहीं देंगे तो वह बालक नियमित विद्यालय में पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, भाई ये कहाँ का नियम, शिक्षा उसे अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि शिक्षा ग्रहण कर ले। उसे अलग स्थान में डालने की आवश्यकता है, बिल्कुल गलत जवाब है। उसे कोई अलग स्थान नहीं देंगे, देंगे तो वही नियमित विद्यालय ही देंगे, देना तो नियमित विद्यालय ही है, लेकिन विशेष प्रावधान के साथ अगर देंगे बालक को विद्यालय में, तो वह बच्चे पूर्णतः सामान्य बालकों की जैसा वह आगे बढ़ सकता है। अब करा नियमित विद्यालय की कक्षा में अनुकूलन करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। बिल्कुल इसके लेकर के कहा जा सकता है कि अगर नियमित विद्यालय में देंगे तो वह बालक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, और धुआंधार हमें मेहनत करना है
मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, जितना मेहनत करेंगे हम उतना निखरेंगे। अतः आप सभी से मुझे इतना ही आशा है कि लगातार मेहनत करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसके लिए धन्यवाद। बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में।